जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, वो आज टेस्ट नंबर क्या है, 14 नंबर है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वॉल्यूम 1 है, द प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी प्रकाशन का। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इसमें जो दिया है 3 सेट प्रीवियस ईयर का और 17 जो सेट है टेस्ट सीरीज का। मैंने पहले ही जो 3 प्रीवियस ईयर है ये पहले करा दिया है और फुल डिस्कशन के साथ हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होता है। तो आइए इसका एनालिसिस जो हम लोग आज करेंगे वो कितना नंबर टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट आज रहेगा, टेस्ट सीरीज 10वां रहेगा। ठीक है, 10 तो कल कर चुके थे, आज रहेगा दोस्तों 11 नंबर। ठीक है, आज जो है 11 नंबर सेट प्रैक्टिस वाला रहेगा। और आपको बताएं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट लिए हुए हैं इस पब्लिकेशन के बुक को और बोल रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, उसके लिए मैं बता दूं, इसका पेज नंबर यहाँ पे नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, जो मैं ये टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ इसका पेज नंबर वहाँ पे दिया है 157। 157 निकाल कर देखिए, उसके बाद इसको मैच करके देखिए कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। 157 पेज में आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा टेस्ट सीरीज 11 नंबर, है ना, जिसमें पहला सेक्शन क्या आता है दोस्तों, जनरल इंग्लिश का आता है। तो आइए जनरल इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। और अपने दोस्तों में शेयर करके और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारा वर्ड, हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र। तो इसका एंटोनेम क्या बन जाएगा, एरोगेंट बनेगा, है ना। राइट आंसर ये होगा एरोगेंट। इसका मतलब होता है घमंडी। और मीक, मीक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दब्बू या कायर। और मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारा गिवन वर्ड, अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। कौन से स्थान के बारे में बोल रहा है, वैसा जगह जहाँ पे ब्रेड और केक बनाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेकरी कहते हैं। राइट आंसर है सी, बेकरी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ही इजंट वेरी फंड ऑफ रीडिंग डैश। इजंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इजंट जो है यह क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना। तो निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन टैग जो है हमारा लगेगा पॉजिटिव लगेगा ना। तो राइट आंसर डी होगा, इज ही। तो सेंटेंस क्या होगा, ही इजंट वेरी फंड ऑफ रीडिंग, इज ही। अगला क्वेश्चन देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. The young one of a sheep से क्या कहते हैं, वो होता है लैम्प। आंसर होगा डी होगा इसका, क्योंकि जो भेड़ के बच्चे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेनन कहते हैं ना। तो यहाँ पे लैम्प हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। और कीटन जो है यह बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, और किड तो बच्चा होता ही है। और कब जो है पशु के बच्चे को कहते हैं, गाय के बच्चे को कह सकते हैं। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सी गलत है वो देखना है हमें। 11 का सही है, इफिशियंट का भी सही है, एज का भी सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग ये नहीं होता। क्या होता है, ELECTRON होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ये गलत होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही वुड स्पेंड द नाइट। इसे क्या बनेगा, इसका बनेगा द स्ट्रेंजर सेड वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, लर्न एंड रोप्स। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है किसी कार्य को करना सीखना है। तो आंसर इसका होगा टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब और एक्टिविटी। आंसर ये होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, माई ब्रदर टू अस डैश अ राइड इन द
नेचर सर्वर। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा फॉर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट इसका मतलब होता है, रिकैपिटुलेट मतलब होता है सारांश। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम हो जाएगा समरीज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समरी। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स। क्या होगा इसका? ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय अस। राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? आई डिडंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफ एज अ सीरियस हॉबी। आंसर बनेगा इसका पर्पस। राइट आंसर होगा डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वंडर इफ द पोस्टमैन डैश टूडे। आई वंडर इफ द पोस्टमैन डैश टूडे। आंसर क्या बनेगा इसका? विल कम। आंसर होगा विल कम। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द वेदर रिपोर्ट डैश द फिशरमैन नॉट टू गो फिशिंग द नेक्स्ट डे। आंसर बनेगा इसका एडवाइज्ड। मतलब जो रिपोर्टर है वो इसको सलाह दे रहा है ना, एडवाइज कर रहा है कि आज जो है नहीं जाने के लिए फिशिंग करने। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टेक और टोल। टेक और टोल मतलब होता है भारी क्षति पहुंचना, है ना, बहुत ही भारी क्षति पहुंचना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू हार्म और डैमेज। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। 20 पीपुल वेयर बर्डिड अलाइव व्हेन द बिल्डिंग डैश। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा कोलैप्ड। आंसर ए हो जाएगा कोलैप्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड टू गो टू द ATM डैश सम मनी। आंसर होगा टू गेट। आई हैड टू गो टू द ATM टू गेट सम मनी। आंसर ये होगा। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। Until recently, the village women dash water from common wells or hand pump, but how they have water taps? Fetched। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा fetched। पानी अथवा कोई और सामान कहीं से ढोकर लाने के लिए फेच शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लेट अस गो टू म्यूजियम डैश। आंसर होगा इसका शैल वी। लेट अस गो टू द म्यूजियम शैल वी। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब क्या होता है? फॉल फॉर का मतलब होता है ठग जाना या फिर बहकावे में आना। आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा टू बी ट्रिक्ड और फॉल्ड बाई। आंसर होगा बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द वर्कर्स हु रिटर्न्ड डैश ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क। आंसर बनेगा इसका होम। फिर से एक बार सुनिए, द वर्कर्स हु रिटर्न्ड डैश ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक टू वर्क। आंसर हो जाएगा डी, होम। अगला देखिए, अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का वह है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी गणित का। देखिए, जिसमें y-4 इज इक्वल 0 है का आरेख का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y-4 इज इक्वल 0 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या है 0।
तो ये कहाँ पे फॉलो करेगा, यह जो है किस पे लाई करेगा, ये तो 0 है, 4 यहाँ पे आएगी y पे, तो ये किसके समानांतर आई, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो स्वाभाविक बात है ये हमारा x के समानांतर आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर, आंसर ए हो गया। अगला देखिए, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 15, भागफल 55, शेषफल 21 आता है, तो भाजक हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा दोस्तों एक फार्मूला कि भाज्य इज इक्वल होता है भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये तो याद ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ये बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इस पे बनाते हैं हम लोग, जो मेरा भाज्य है वो कितना है, 15,971 है, इज इक्वल, भाजक तो हमारा दिया नहीं है, इसको x रख सकते हैं, गुने 55 रखिए, प्लस 21, ये 21 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 15,971 माइनस 21 कीजिए तो 50 हो जाएगा, 9 तो रहेगा ही रहेगा, 15 यानी 15,990, 15,990 आ जाएगा, ठीक है, 15,950 आएगा, किस घट रहा है। अब इसे जो हम लोग कितना से डिविजिबल कर देंगे, 55 से, इसे काटिएगा तो आएगा आपका 290, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका डी, राइट आंसर डी हो गया। अगला है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, ठीक है, हमारे पास एसपी दे रखा है 230 रुपये, कितना, 15% लाभ पे, निकाल दीजिए इसका 15% लाभ, कितना आ जाएगा, ये काटिएगा तो इसका आ जाएगा क्रय मूल्य 200 रुपये, है ना। जब ये 200 रुपये क्रय मूल्य आ गया, फिर कह रहे क्या कि 210 रुपये में बेच दे रहा है। अब बताइए कि एसपी 210 है और सीपी आपका 200 है, कितना रुपये की प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई 100, जो हमारा सीपी है वो डालते हैं 200, 20 से 20, यानी 10% का उसको क्या हुआ, और 2 भी है तो 2 5 टाइम्स से, यानी 5% का इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आंसर क्या बनेगा, डी। यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो x का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। इक्वेशन है यहाँ पे, x का वैल्यू रखिए, यहाँ 2x है, अभी ये रख दीजिए, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24, ये देखिए सबको घटा देते हैं, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल होगा, और 4 3 7y इज इक्वल, यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस, यानी ये आ जाएगा 5 3 35, 7 की वैल्यू 5 टाइम्स, यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे किसी में भी y की वैल्यू रख के x का निकाल सकते हैं हम, तो x का कितना आ जाएगा, x का आ जाएगा -2, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। y का 5 निकाल ही दिए, किसी में भी रख के आप निकाल सकते हैं, इसमें या इसमें, जिसमें रखना है। अगला देखिए, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बने दो संख्याओं का अनुपात जो है 13:14 हो। क्या करना चाहिए हमें, आइए बताते हैं। पहले तो 7 है और बाई 9 है, इसमें हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, प्लस x जोड़ दीजिए, जो संख्या आएगी वो 13/14 हो जाएगी। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इससे कीजिए, तो इसको कीजिएगा 98 प्लस 14x हो जाएगा, इज इक्वल 117 प्लस 13x होगा, ठीक है, ये 14 है, इधर इसको लाइए घटाकर, तो x इज इक्वल, इसको इधर ले जाइए घटा, 117 में से 98 घटा लीजिए, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है 19 आ जाएगी, आई ना, 19 जब आ गई हमारा तो आंसर क्या आ गया, आंसर 19 आ गया। अगला देखिए, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें बताना है। बहुभुज की संख्या कैसे निकलेगा, तो आपको बता दें, समबाहुभुज के शीर्ष पर बने
अंतःकोण ए और बाह्य कोण बी है, ठीक है। तो सपोज करिए ए और प्लस बी कितना बनाएंगे 180, ठीक। और ए माइनस बी यह कितना बनाएंगे 140 दिया हुआ है, कोणों का अंतर दिया हुआ 140। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए या बी निकाल सकते हैं, कुछ भी। बाह्य कोण को ही निकालिए। चलिए आइए देखते हैं। बाह्य कोण बी जो है उसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे 180 माइनस 140 बाई 2 रखेंगे ना, तो 40 बाई 2 यानी कट के आएगा 20। ये 20 डिग्री आ गया। और बहुभुज का जो है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें निकालना है ना, तो 360 बाई बाह्य कोण जो आया मेरा 20, इसको काटिए कितनी आ जाएगी 18, आंसर हो जाएगा 18। राइट आंसर सी ए होगा, ये राइट आंसर ए होगा। इसका तो 19 आया ही है, इसका 18 होगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। आप ऑप्शन बेसिस पे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी बनाना है। ऑप्शन बेसिस पे होगा कि जल्दी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोनों संख्याओं का योग 30, 30 का भी 30 है, इसका भी 30, इसका भी, चारों का 30 है। अब हमें जो चाहिए इनके व्युत्क्रमों का योग 6/25 होना चाहिए। देखिए 1/7 प्लस 1/23 लीजिएगा तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं 25, सीधे 25 आने के लिए एक यही है। तो 1/5 प्लस 1/25 का एलसीएम ही 25 आता है। तो आंसर तो यहीं से मेरा निकल रहा है, तो क्यों ना यही ले। तो राइट आंसर सी है। अगला देखिए, रिंकू दीपक की तुलना से दुगुना कुशल है और वह एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में कर लेता है। रिंकू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कितना दिनों में कर लेगा। आइए देखते कैसे बनेगा। आंसर इसका बता देते हैं। आंसर जो होगा इसका आंसर 42 दिन आएगा, ठीक है। कैसे है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे रिंकू लेते हैं, ठीक, यहाँ पे दीपक, इसकी इफिशियंसी जो है 2 है और इसका इफिशियंसी 1 है। और जो ये तीन काम दोनों मिलके कार्य कर रहा है, ये कितना दिन का है 28 दिनों का है। तो ये 28 दिन का वर्क है, ठीक है, जिसमें से किसे काम करना है, रिंकू अकेले इस कार्य को कितना दिन में, रिंकू का क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई 2 रखिए, काटिए 14 टाइम्स, 14 3 जा 42। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात हमें करना है। तो ये 7 की पावर 6 है, यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जैसे भी हो वैसे बनाएगा। आंसर इसका आपका आएगा ए आएगा, ठीक है, 0 आएगा। देखिए एक बार कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। 7 की पावर 6 है ना, 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49, 3 टाइम्स करना होगा, प्लस फिर 5 करना होगा और इसे 6 से डिविजिबल करना होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चल जाएगा। यदि आप प्रॉपर वे में बनाना चाहते हैं तो यही इसका है, और नहीं तो इसको रूल वे में बनाना चाहते हैं तो आइए रूल वे में बनाते हैं हम लोग। बाई 5 6 लिखेंगे इतना, 6 प्लस 1 का 6 प्लस 5 लिख देंगे बाई 6। अब इसे 1 की पावर 6 प्लस 5 बाई 6 लिखेंगे, इसे 6/6 काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 1। लेकिन हमारा शेषफल जो आ गया वो कितना आ गया 0, तो शेषफल ही पूछ रहा था, आंसर ए हो गया। अगला देखिए, 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। कौन बनेगा सबसे छोटी संख्या, आप ही यूज करके देखिए। पहले 0 6 5 4 3 ऐसे कुछ रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जब 0 पहले लगाना ही था तो ये इतनी मात्र 3 ही डिजिट कहलाएगी, है ना। तो हमें 4 डिजिट देखना है। देखिए पहला है कितना, अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। देखिए यहाँ पे जो है 3056 है, ये 356 ये तो होगी नहीं क्योंकि 3 डिजिट को, ये भी 3 डिजिट, ये भी होगा नहीं, 2 कट गया। अब बच गया क्या, एक ये और एक ये देखिए 506 है और ये मात्र 56। का आंसर तो यहीं पे मिल रहा है, राइट आंसर ये है। अगला देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। आइए दूसरी संख्या कैसे निकलेगा देखते हैं।
पहली संख्या 75 गुने 3, इतना क्या रहता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर निकालना है, ठीक है। सेकेंड नंबर बराबर 75 गुने 450, पहली संख्या जो हमारा आया है वो 75 गुने 3 आया है ना, 75 से 75 3 से काटिए 150, यानी जो दूसरी संख्या है मेरी वो कितना आ गया 150। आंसर डी। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं जिसमें 1:2:3 के अनुपात में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसे देखा जाए। 110 रुपये टोटल रखे हुए, रेशियो में है 1:2:3। अब रुपया भी दिया है, 1 रुपया को क्या 1 रुपया रहने देते हैं और 50 पैसा को आधा कर देते हैं, तभी 1 रुपया में बदलेगा। 25 पैसा को 1/4 से कर देंगे तब 1 रुपया बदल जाएगा। तो आइए यहाँ पे 1:1:, अब कितना आ जाएगा मेरा 3/4 आ चुका है, ठीक है। अभी सभी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सभी का ऐड कीजिए। तो 2 + 3/4 = कितना हो जाएगा 110 रुपया। बनाइए इसे, 4 2 = 8, 8 + 3 बाई कितना था 4 = 118। 8 और 3 11 होगा, 11x होगा क्योंकि सब रेशियो में है तो x/4 = 10। 11 से काटिए 10 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू जो आई मेरी 40 आ गई। तो हमें किसका निकालना है 50 पैसे की। 50 पैसे कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कितना आ जाएगा 80। आंसर क्या आ जाएगा ए। अगला देखिए, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है। पहले वर्ष को समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पे 550। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकलेगा, देखिए जो 5000 दिया है हमारा 5000 50 माइनस 5000 लिखेंगे बाई 500 गुने 100। ये मेरा रेट के लिए फार्मूला है। यहाँ से दो जीरो कैंसिल, इसमें से घटेगा तो 50/5। आंसर जो आएगा मेरा 10 आया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10%, ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर लंबाई 16 सेंटीमीटर चौड़ाई 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाए जा सकते हैं। तो पहले आप तो घनाभ का आयतन आपको निकालना होगा जो LBH होता है, बाई घन की आयतन जो होती है वो भुजा क्यूब होती है। तो रखिए 24 × 16 × 16 बाई 8 × 8 × 8 होगा। काटिए 2 टाइम्स में, इसे काटिए 2 टाइम्स में, इसे काटिए 3 टाइम्स में। 3 × 4 यानी आंसर कितना आ गया 12। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है 35। बिंदु दिया है -5 5 और 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, यह हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो x और y दिया है और 3:1 जो है 3:1 ये यहाँ पे हमारा m होगा, ठीक है। पहले इस फार्मूला को आप लोग देखिए, ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से निकलेगा आपका x और y। x = लिखा है m1 जो रेशियो है हमारा, आपका x2 तो दिया ही है यहाँ पे, और m2 भी यहाँ पे दिया है 1, और x1 क्या है हमारा, x1 जो होता है x और y ऐसा होता है ना। तो x की वैल्यू जो पहले वाली आती है और y की वैल्यू ये, तो यहाँ पे x का ये और y का ये वैल्यू है, और पहले वाले को x1 और पहले वाले y को y1 कहते हैं, दूसरे वाले को x2 और y2 बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख के आप इजी में निकाल सकते हैं ना। इसका वैल्यू रख के बनाइएगा तो इजी में इसका x और y निकल जाएगा, ठीक। सीधे आएगा आपको, सीधे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 21 - 5 आएगा। आप वहाँ पे प्रॉपर वे में x1 और y1 x2 और y2 का वैल्यू रख के बनाइएगा। बाई 4 -9 + 5/4 आएगा, ठीक है। इसे कीजिएगा 16/4 और ये आएगा -4/4। तो काटिए तो -1 आ गया, इसको काटिए तो 4, यानी किसका आ जाएगा 4 - 1। आंसर जो होगा आपका
बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या और उनके संगत वजन केजी में दिखाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या कितना है? 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें देना है। आंसर इसका बनेगा 65.77 किलो। कैसे बनेगा ये देखिए, पहले तो इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा इस सभी को क्या करेंगे हम लोग, जो आए उसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐड करके लिखेंगे और टोटल इस वाले को ऐड करके लिखेंगे। जो आएगा इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे एक तरह से समझिए माध्य निकालना है आपको, है ना। तो यहाँ पे जैसे एफ दिया है, एक्स दिया है, तो आपको एफ एक्स निकालना होगा। तो आपको भी पता ही होगा कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो यही यहाँ पे भी रूल लगाना है, इसके अकॉर्डिंग आपका निकल जाएगा। टोटल ऐड करने के बाद आपको बता दें कितना आ जाएगा, 2631/40 आएगा। इसको आप काटिएगा, 65.775 आएगा। ठीक है, आंसर आपका बी ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ वह मिलाएगा? कितने बार मिलाएगा? 190 बार। राइट आंसर है सी। ये निकालने का बहुत आसान फार्मूला है, ये याद रखिएगा, n×n-1/2। n जहाँ व्यक्तियों की संख्या है, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20, 20 में से 1/2, 20 × 19/2 काटिए 10 टाइम्स में, यानी 190। आंसर हमारा आ गया सी। अगला देखिए, समीकरण दिया हुआ है x² - 7x + 12 = 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल फैक्टराइजेशन विधि से निकाल सकते हैं हम। इसके 12 जो आया, 4 3 × 12 भी लिख सकते हैं हम लोग। निकालिए, 4 और 3, x² - 3x - 4x + 12 लिख सकते हैं। इसको और इसको कॉमन कीजिए, x कॉमन होगा तो x - 3 - 4 कॉमन हुआ तो x - 3। क्या क्या बचा? x - 3 एक आया मेरा और एक आया x - 4। यहाँ से निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू 3 आया और एक और x का वैल्यू 4। आंसर जो होगा मेरा यही आएगा। तो आंसर ये मेरा ये फॉलो कर रहा है, आंसर ये हो गया। यदि 2 - 2 और 5 2 एक वर्ग के दो क्रमगत शीर्ष दिए हुए हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की हमें लंबाई निकालना है। सपोज करिए यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है, ये एक मैंने वर्ग बनाया, इसकी भुजा जो, सपोज करिए इसकी भुजा ये है और इस वाले की भुजा ये है। ठीक है, यहाँ पे भुजा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। कैसे निकलेगा? देखिए, √, जो आपका x1 है माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं, x1 का वैल्यू दिया है 2 - 5 रखिए का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर कीजिए। आगे आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 + 16 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर √, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ गया इसका? 5। राइट आंसर डी है। अगला देखिए, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात हमें करना है। देखिए, 120 रुपये वाली जो क्रय मूल्य है यह 150 रुपये वाली विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP बराबर CP/SP लिख सकते हैं। इधर 150/120 आ जाएगा, मतलब जो 150 रुपये खरीदा हुआ है 120 में बेच रहा है, तो उसको हानि कितना का हुआ? 30 रुपये का, गुने 100। कितना का खरीदा था? 150 का। 1010 3 से 5 टाइम्स में, 5 से काटिए 20 टाइम्स में, हानि कितना हो गया उसको? 20%। आंसर हो जाएगा ए। यदि रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी को के द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी को गणना करना है हमें किलोमीटर में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल आपके पास दिया है 45,
गुने 64, इसे हम लोग क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 आवर में हो गया मेरा, इसे काट दीजिए 15 दिए 15 चौका 4 से काटिए 16 टाइम में, 3 से काटिए 20 टाइम में, सो काटिए 4 से 5 टाइम में, 4 से 4 टाइम्स में, कितना आंसर आ गया 4/5, 4/5 है। इसको डिवाइड कीजिए 0.8 किलोमीटर आ गया। आंसर क्या आ गया आपका 0.8, यानी डी आंसर आ गया। एक समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है जिसका पहला पद 5 और समानांतर डी दिया हुआ है, यानी ए दिया है 5, डी दिया है 4, एन दिया है 9, तो हमें टी एन निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे। टी एन इज इक्वल क्या होता है, टी एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू हमें क्या दिया है 5 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। ये घटेगा तो 8 4 जा 32 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 37, आंसर आ जाएगा सी। निम्नांकित श्रेणी का माध्यिका हमें निकाल, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर 1 2 4 5 और 8, अंक कितना है मेरा 5, मतलब 6, यानी 6 के आधा 3, आंसर तीसरा नंबर पे आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 आंसर आया। 4 किस में है डी में, तो राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितनी विभक्त हो जाएगी, 100 को देखिएगा 3 से लगभग 33 आ रहा है संख्या, फिर वैसे ही 100 से 4 को देखिएगा तो ये कितना दे रहा है 25, इस दोनों को ऐड कीजिए, आंसर कितना आ रहा है 58, तो राइट आंसर आपका 58 तो टोटल आ रहा है ना। इस टोटल में से हमें अभी 3 4 जा तो 12 आया, उसका भी अभी करेंगे ना 100/12, 8 संख्या आ रही, जो टोटल मेरा 58 आया है, इसमें से हम क्या करेंगे 8 को घटा देंगे, आंसर जो आ गया मेरा 50, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मेरा सेक्शन आता है, नहीं अभी एक और क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान हमें निकालना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, बाई ऑप्शन विकल्प सी से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल 5 दिया है, बी इज इक्वल 2 दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल से बन जाएगा, कोई में भी एक में वैल्यू रख के बनाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए सेक्शन जो आता है अगला साइंस का आता है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पे निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल 2T cos थीटा बाई RD/G होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव कोशिकाओं में अनुमानसिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है दोस्तों, DNA, आंसर हो जाएगा इसका डी। किसी जैव प्रजाति में अस्थायित्व एवं उनके प्रजाति गुणों के परिवर्तन DNA के आधार पर होता है। DNA से RNA का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में DNA एक श्रृंखला पर RNA की न्यूक्लियाइड आकार जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां हैं 29 होती हैं, उनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है यह हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका बी, माथा में 8 है, चेहरा में 14 है, कान में 6 है और कंठकास्थी में 1 है, खोपड़ी में 8 है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, अर्जेंटीना सुमेलित नहीं है, Na3AlF6 ये सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना के सूत्र क्या होता है, तो Ag2S होता है ना, Ag2S होता है अर्जेंटीना का सूत्र।
ये तो अर्जेंटीना सिल्वर का अयस्क है, अर्जेंटीना जो है सिल्वर का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 तत्व पृथ्वी के भूपटपटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? वो कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। राइट आंसर ए होगा। ऑक्सीजन कितनी मात्रा परसेंट है? 46% है। सिलिकॉन कितना है? लगभग 28%। एल्युमिनियम 8% है। उसके बाद Fe का आता है 5%। इसके बाद Ca का आता है 3.6%। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभाव चर होते हैं, तरंग दैर्घ्य एवं वेग होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो निम्न उठा हुआ प्रतीत होता है वह कौन सा होगा रंग? वह जो रंग होगा लाल होगा। राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण लाल रंग की आपसी गहराई सबसे अधिक होगी। अगला देखिए, प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करती है, कॉर्निया से प्रवेश करती है। राइट आंसर होगा सी। कॉर्निया की आकृति जो है असामान्य होने पर व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। मानव के नेत्र का सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत एवं दृढ़ होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो यह कौन सा कथन है? यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। राइट आंसर इसका यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग निम्न में से कौन है? कौन है? लाल, हरा, नीला है। राइट आंसर है बी, लाल, हरा, नीला। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? कौन है? इकाइनोडर्मिटा है। आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मिटा। आंसर ए होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। आंसर ए होगा। अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है। आंसर ए होगा। दर्द निवारक दवाइयों में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी है। गिल्सेरॉल क्या है? गिल्सेरॉल क्या है? यह जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। आंसर डी होगा। अगला देखिए, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका। आंसर डी है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? इसमें प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन। आंसर ये होगा। खड़िया, खड़िया क्या है? खड़िया एक यौगिक है। आंसर हो जाएगा सी, यौगिक। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, खड़िया का, है ना। यह संगमरमर या मार्बल भी कहलाता है। CaOH का होल टू को चूना जल कहते हैं ना, और CaO को बिना बुझा चूना कहा जाता है। तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप है। तत्व जो है पदार्थ का शुद्धतम रूप है। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का सोशल स्टडीज का। मगध की राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज, राजगिरी। आंसर सी है। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे। आंसर सी। भारत और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी उद्गम है? कोसी। आंसर हो जाएगा डी, कोसी।
अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। आंसर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 ईस्वी को किया गया था, 1952 में 6 अगस्त को। किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है? किसमें है? मास्की का लघु शिलालेख में है। मास्की का लघु शिलालेख में इनका नाम वर्णन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? कहाँ से निकलती है? यह निकलती है चेमायुंगडुंग से निकलती है। आंसर हो जाएगा डी, चेमायुंगडुंग। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है सभी है, मृदा अपरदन, नदी तल का गाद और वनों उन्मूलन। संसार के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन आयोग और परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आंसर डी होगा। बिहार के कलाकार सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इनको जो है पेपर मेसी कला में किया गया है। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार और टेक्सटाइल से जुड़े कलाकार कपिल देव प्रसाद को प्राप्त हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 56 से इनका 62 तक कार्यकाल रहा है, 1856 से 1862 तक। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू होता है। सैनिक विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण एकता की कमी था। 1 नवंबर 1858 को सैनिक विद्रोह का अंत माना गया। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी काल में पारित हुआ था। अगला देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना हमें। समाचार पत्र और उसको शुरू करने वाले व्यक्ति को हमें मैच करना है। पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है यह किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? बॉम्बे क्रॉनिकल जो है यह फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया है ना। अगला है कॉमनवेल्थ। यह किसके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा है कॉमनवेल्थ। और लीडर किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। अगले भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे, राइट आंसर। अगले देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक मजहरूल हक थे। मजहरूल हक। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? कौन है जल विवाद से संबंधित? आर्टिकल 262, अनुच्छेद 262 जो है संबंधित है। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उल्लेख किया गया है। और 362 में क्या है? तो देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति किस साल शुरू किया गया था? 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। आंसर ए है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? कौन किए थे? नरेंद्र नाथ दत्त किए थे। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका बचपन का नाम है। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद, है ना। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया गया था। कि यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसलिए की क्योंकि इनके जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के स्मरण में इन्होंने किया था, है ना। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? सबसे पहले शुरू किए थे? आत्मीय सभा का सबसे पहले किए थे स्टार्ट 1828 में। ब्रह्म सभा नाम से एक नई संस्था का स्थापना किए थे, लेकिन 1815 में ही
इसे स्टार्ट कर दिए थे, किसके, आत्मीय सभा को, और इसका तो बाद में किए थे 1828 में। तत्वबोधनी स्टार्ट किए थे 1839 में, और ब्रह्म समाज को 1843 में स्टार्ट किए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्य में कौन सही नहीं है, यह बताना है। कौन सही नहीं है? तो गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। आंसर हो जाएगा ए। सोन नहर प्रथम चरण जो है निर्माण कब हुआ था? 1874 ईस्वी में किया गया था। पूर्व सोन कनाल जो है बारून नामक स्थान से सोन नदी से निकली गई है, और पटना के निकट यह नहर गंगा में मिल जाती है। बिहार का दूसरा सबसे पुराना नहर त्रिवेणी कैनल है। त्रिवेणी कैनल का निर्माण 1909 में शुरू किया गया था। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए का पुत्र ई, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है, तथा सी बी की पुत्री है, डी ई से कैसे संबंधित है? आंसर इसका आपको बता दे, साला होगा। सिंपल में बन जाएगा। डी जो है सी से भाई का रिलेशन, ई जो है भाई, ये बहन है, इसकी माता है, यहाँ पे इसके पिताजी भी हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये तो इसके पुत्र है, इसका रिलेशन पूछ रहा है ना। ये पति पत्नी है, तो ये तो साला होगा ही होगा, क्योंकि ये इसका भाई है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफेद के संबोधन को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करेगा? फूल, कपड़े और सफेद को। तो यह करेगा ये। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ फूल सफेद भी हो सकते हैं, कुछ सफेद कपड़े भी हो सकते हैं, तो आंसर इसलिए डी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। कैसे? तो देखिए 29 एक तो होगा, 22 होगा, एक 15 होगा, एक 8 होगा, और एक 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें गिनना है कितना त्रिभुज है। टोटल जो है इसमें 12 त्रिभुज आएंगे, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। इसे एक सिंपल में त्रिभुज बनाइए, ठीक है। एक हुआ, ये 2 हुआ, यानी 3 हो गया टोटल। 3 एक ये 4, 5 एक 6 हुआ, 7 और एक ये टोटल 8 हो गया। 8 अभी तक बना, 8 एक 9, एक 10 बन गया, टोटल 11 बना। 11 बना हमारा अभी तक, 11 और एक ये वाला जो है लास्ट 12 बन गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति योग्य प्रतिक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसकी बायां हाथ किस ओर होगा? उसका बायां हाथ जो है उत्तर की ओर होगा। आंसर इसका बी होगा। 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर, मिनट की सुई दक्षिण की ओर, तो 1:45 में घंटे की सुई बताना है। यहाँ पे जो है 12 और 12:30 में बता रहा है ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, तो 1:45 यानी 1 यहाँ, 45 यहाँ, तो 1:45 में पूछ रहा है हमारा ये घंटे वाली सुई किधर होगी? किधर हो जाएगा? घंटे वाली सुई उत्तर पूरब में हो जाएगा। यहाँ पे है ये डायरेक्शन, तो इधर में आया है उत्तर पूरब में। आंसर डी होगा। अगर देखिए, एक सांकेतिक भाषा में अगर ए बी को, बी सी को, सी डी को लिखे, आगे ऐसे ही क्रम चलते रहते हैं, सांकेतिक भाषा कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, एस के बाद क्या आता है? टी, एम के बाद क्या आता है? एन, ए के बाद आता है बी, आर के बाद आता है एस, टी के बाद आता है यू। ये देखिए टी एन, तो यही तो है ही आंसर, सी हो जाएगा, क्योंकि टी एन कोई और है नहीं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, सुनीत को याद है कि उसकी माँ का जन्म 15 अप्रैल को, ठीक है, बाद, लेकिन 20 अप्रैल से पहले। अब इस बीच में अभी सस्पिशन है। जबकि उसकी बहन कल्पना को याद है कि उसकी माँ का जन्म
22 अप्रैल से पहले, 22 से पहले लेकिन 18 के बाद। अब एक और दे दिएगा 18 के बाद, ठीक है। यदि दोनों का कथन सही है तो माँ का जन्म किस दिन हुआ है? ये तो बोल रहा है 20 से पहले, ये बोल रहा है 18 के बाद, तो बच कौन गया है नंबर 19। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 19 अप्रैल। आंसर इसका बी होगा 19 अप्रैल। श्रृंखला दिया है, इसके खाली जगह को भरना है हमें। देखिए HGIG यानी यहाँ H से I आया, I से L हुआ, L से M, तो आगे क्या होगा? यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है? 8 था, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, फिर कितना? यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 3, यानी 16 होगा। 16 जो होता है P से स्टार्ट होता है, P से एक ये है, एक ये है, फिर आगे वाला भी वैसा ही टर्म देखेंगे हम लोग, है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाददाता समाचार, समाचार पत्र यह संबंधित निम्नलिखित में से समान है। किसके समान है? यह समान है कृषक, फसल और खाद्य पदार्थ से। आंसर हो जाएगा ए। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का, यह है जनरल हिंदी। देखिए क्वेश्चन क्या है, उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होगा? उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट आंसर सी होगा। जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? भयानक रस है। आंसर हो जाएगा ए, भयानक रस। री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है? किसके साथ नहीं लगाई जाती? र के साथ। आंसर डी होगा। अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कृति कौन सी है? कौन सी है? ये सभी है इनकी, यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिय। च वर्ग का उदाहरण स्थान क्या है? यह कहाँ से उच्चारण किया जाता है? च को, च का उच्चारण तालव्य से किया जाता है, च है ना। अगला देखिए, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन नहीं आएगा? तो कौन नहीं आएगा? विवृत स्वर नहीं आएगा। आंसर डी होगा। वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? जोड़ने को कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आंसर डी बनेगा। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को हमें पहचानना है। तो कौन है देखिए पंक्ति? आंसर हो जाएगा सी, नदी का तरंगिणी, समुद्र का रत्नाकर, तालाब का जलाशय और गंगा का जाह्नवी। आंसर सी होगा। जानने की इच्छा के लिए कौन सा एक शब्द है? जानने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है? आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा जिज्ञासा। आंसर बी बनेगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना में कौन है स्त्रीलिंग शब्द? जुरबा है। जुरबा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। जुराब क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है जुराब। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? कौन है? समजुर्गम। आंसर डी होगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन समास है? इसमें जो है द्विगु समास है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, द्विगु समास। 8 आंसू होना मुहावरे का आशय क्या है? इसका मतलब है बहुत विलाप करना। आंसर हो जाएगा ए, बहुत विलाप करना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या हो? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। आंसर सी होगा। भागीरथी प्रयत्न का अर्थ क्या है? भागीरथी प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। आंसर बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी। आंसर ए होगा। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन से हैं? कौन सा वाक्य है? छी, तुमने तो नाम ही डुबा दिया। आंसर सी होगा इसका। अगला देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक है देवानंद खत्री। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अव्यय। आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? पहचानना है। तो कौन सा शब्द है इसमें देशज? ठोकर देशज है। आंसर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैभव का घोड़ा भागता है, इस वाक्य में अविकारी शब्द कौन है? अविकारी शब्द जो है तेज है। आंसर बी है। अन्वेषण शब्द किन दो शब्दों से बना हुआ? अन्वेषण जो है अनुज और एंसन। आंसर बी है। कौन सा रस का अस्थाई भाव शोक है? किसका शोक है? करुण का। आंसर डी होगा। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना हमें। एक गद्यांश को पढ़ते हैं, नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता ऐसी विशेषता है जिसके अभाव से मनुष्य न तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है और न ही राज्य का। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या महान विरागी सन्यासी के समान जिसका संसारिक से कोई संबंध नहीं होता है। अतः नागरिकता हर मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। सदाचार का अर्थ है सत्जोर आचार, सात्विक व्यवहार, किंतु साधारण अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी व्यवहारों और कार्यों के लिए होता है जो समाज द्वारा ग्राह्य हो और अच्छे माने जाते हैं। समाज मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। इसकी आवश्यकता होती है समाज को व्यवस्थित तथा मर्यादित रखने के लिए। झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को अनावश्यक ढंग से न सताना, अनुचित रीति से कामाचार न करना आदि सदाचार माने जाते हैं। इन सब कार्यों का त्याग इसलिए आवश्यक होता है कि इनसे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा समाज की ढांचा लड़खड़ा जाता है। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो सामाजिक विधियों को दृढ़ बनाने में तथा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कार्यों में सहायता होते हैं। इस गद्यांश में मूल कथ्य क्या है? मूल कथ्य इसमें क्या निकला? अच्छे नागरिक और सदाचार की व्यवहार। आंसर होगा बी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। इस पर डेली वाइज पे हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, है ना। तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी डीएलएड का एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद आप लोग यदि बोलिएगा कमेंट सेक्शन में तो हम बीएसएससी का भी सेट प्रैक्टिस डेली बेस पे करा देंगे रुक्मणी प्रकाशन का।